आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सनसनीखेज खबर के बारे में। पिछले साल सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच चल रहा था एशिया कप में, और उस मैच के दौरान आपने युवराज सिंह की फोटो देखी होगी जहाँ वो बैट पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। वो प्रमोट कर रहे थे 1x को, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ब्लॉग। और युवराज सिंह ही नहीं, कई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसी शेडी एप्स को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो ऐसी ऐप से। घर बैठे बैठे you can make 5,000 into 25,000 and 25,000 into lakhs। पैसा ही पैसा होगा। और ये बस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बल्कि राजपाल यादव जैसे एक्टर्स भी कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, आईडी लो और जीतो ढेर सारे पैसे। और ऐसी एप्स के भी बड़े अतरंगी नाम हैं। अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी, इनके नाम से एप्स बनाई गई हैं। सभी एप्स ये कहती हैं कि वो इंडिया में अकेली लाइसेंस स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। संडे टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि कैसे 1x बच्चों के स्पोर्ट्स में बेट प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से ब्रिटेन के गैम्बलिंग कमीशन ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। जिसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के कई फुटबॉल क्लब्स ने भी अपनी स्पॉन्सरशिप डील्स कैंसिल कर दी। पर इन चीजों के बावजूद 1x इंडिया में बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रही है। और 1x अकेली कंपनी नहीं है। अब बात करते हैं फेयर की, जो बोलती है कि हम न्यूज वेबसाइट है। इस न्यूज वेबसाइट को कई इंडियन सेलिब्रिटीज भी प्रमोट कर रहे हैं। ये कंपनी कहती है कि हम इंडिया की बेस्ट स्पोर्टिंग ऐप है। इनफैक्ट एक कंपनी ने मुझे कई ईमेल्स भेजे हैं एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जबकि वो ऐप करीब 140 ऐप्स में शामिल है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है। इंडिया में बेट और गैम्बलिंग इलीगल है, जिसका मतलब है कि ऐसी कंपनीज एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं कर सकती। पर इन कंपनीज ने क्रिएटिव तरीके निकाले हैं, ना ही अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए और इंडियंस को अपना माल बेचने के लिए। अब IPL स्टार्ट हो रही है, इसकी वजह से इन कंपनीज की मार्केटिंग और बढ़ जाएगी। और इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ इन कंपनीज के बारे में कि ये एडवर्टाइज कैसे करती हैं और अपना इलीगल धंधा कैसे चलाती हैं, और इनमें और ड्रीम 11 या फिर MPL में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये कंपनीज इंडिया के सबसे बड़े धर्म पर पैसा कमा रही है, क्रिकेट। Finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. इन कंपनीज को समझने से पहले समझते कि गैम्बलिंग का क्या इतिहास रहा है इंडिया में। ये सीन है महाभारत से, जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने पूरे साम्राज्य को दांव पर लगा देते हैं कौरव्स के खिलाफ एक गेम में। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। जो हमें बताता है कि और गैम्बलिंग कोई नई चीज नहीं है। इसके कई रूप हमने देखे हैं महाभारत, रामायण और अर्थशास्त्र में। मुगल इंडिया में भी गैम्बलिंग हाउसेस थे जिनको सरकार सपोर्ट करती थी। उनको कहा जाता था सट्टा बाजार। इन सट्टा बाजारों पर सरकारी अफसर निगरानी रखते थे और कई तरीके की गैम्बलिंग इधर हो सकती थी, जैसे डाइस की गेम हो या फिर पत्तों की। पर मुगल रूलर्स गैम्बलिंग पर कंट्रोल भी रखना चाहते थे ताकि किसी का भारी नुकसान ना हो। जैसे 1579 में अकबर ने एक रूल क्रिएट किया। उस समय एक बहुत पॉपुलर डाइस की गेम होती थी, चौपड़, और उन्होंने कहा कि आप इस गेम में एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों ने पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के जरिए 1867 में गैम्बलिंग को बैन कर दिया, जिसका मतलब था कि जो सट्टे बाजार थे इंडिया में वो इलीगल हो गए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन स्टेट्स अपने खुद के रूल्स बना सकती थी इसको लेकर। जहाँ कुछ स्टेट्स ने कम्प्लीटली बैन कर दिया इस चीज को, दूसरी स्टेट्स जैसे केरला ने लॉटरीज को लीगल कर दिया जब तक उनको चलाया जाता है लाइसेंस्ड ऑपरेटर्स से। इनफैक्ट कई स्टेट्स खुद की लॉटरीज चलाती हैं और उससे पैसा कमाती हैं। अब जहाँ गैम्बलिंग और बेटिंग कंपनीज आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स प्रॉमिस करती है, सच बात यह कि आप इसे मोस्ट लोगों को फायदा नहीं होगा। पर एक चीज जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो है मोबीक्विक। मोबीक्विक ऐप से आप लाइटनिंग फास्ट स्पीड से क्रेडिट कार्ड बिल्स पे कर सकते हो। बिल सेटलमेंट 30 सेकंड से अंदर में हो जाता है। अच्छी बात यह है कि मोबीक्विक के जरिए आपको 1% कैशबैक भी मिलेगा हर बार जब आप मोबीक्विक यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करोगे। और जहाँ दूसरी ऐप आपको चिप्स या फिर कॉइन्स ऑफर करती है रिवॉर्ड्स के लिए, मोबीक्विक में आपको रियल कैशबैक मिलेगा। ऐप आपको स्पेंडिंग एनालिटिक्स भी देती है, जिससे आप देख सकते हो ऐप पे कि आपने किस कैटेगरी में कितना पैसा खर्च किया। ये ऐप आपको टाइमली रिमाइंडर्स भी देती है ताकि आप कोई ड्यू डेट भूले ना। मोबीक्विक सारे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करती है, तो आपके लिए वो वन स्टॉप सोल्यूशन है क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए। ऑटो फेच फीचर से आपके सारे बिल्स एक जगह में आ जाएंगे और बस 4 क्लिक से आप सारे बिल्स पे कर पाओगे। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डाउनलोड कीजिए और कुछ ही सेकंड्स में अपने सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स पे कीजिए। और ये भी याद रखना कि डाउनलोड करने से हमें आपका सपोर्ट मिलता है, जिससे हम ऐसे वीडियोस और बना पाते हैं। फिर 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी रूलिंग करी। ये केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे का
RMD चमरबॉग वाला से। अब इस केस में जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि उनकी गेम है रम्मी, उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इस गेम में बस लक की जरूरत नहीं है बल्कि स्किल की भी जरूरत है। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस बहुत जरूरी है और ये कोई नया डिबेट भी नहीं है। 16th सेंचुरी इंग्लैंड में उधर के कोर्ट ने डिसाइड किया था कि गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब जैसे आप कह सकते हो कि क्रिकेट में स्किल की बहुत जरूरत होती है और लक थोड़ा सा रोल प्ले करता है, जबकि आप कह सकते हो कि सांप सीढ़ी में स्किल की इतनी जरूरत नहीं होती और लक सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। और RMD चमरबॉग वाला कह रहे थे कि ऐसी गेम्स जिसमें स्किल की ज्यादा जरूरत होती है उनको क्यों बैन करना चाहिए, और 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। उन्होंने कहा कि वो गेम्स जिसमें स्किल की ज्यादा जरूरत होती है उनको बैन नहीं किया जाएगा। अब इस 1957 की रूलिंग को ही कई कोर्ट्स ने यूज किया ये डिसाइड करने के लिए कि किस गेम को बैन करना चाहिए और किसको नहीं। जैसे 1996 में सुप्रीम कोर्ट ये सोच रहा था कि हॉर्स रेसिंग एक गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉर्स रेसिंग एक गेम ऑफ स्किल है क्योंकि अगर आप कर रहे हो किसी घोड़े पर तो पैसे कमाने के लिए आपको घोड़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रैक की, वेदर कंडीशंस की और कंपटीशन की। जिसके बाद कई और स्टेट्स ने हॉर्स रेसिंग को लीगलाइज कर दिया। पर ये याद रहे कि डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। हर गेम में दिमाग लगाना पड़ता है कि कितना परसेंटेज स्किल है इसमें और कितना परसेंटेज लक। इसीलिए ड्रीम 11 और MPL जैसी एप्स जिनको फैंटेसी गेम्स कहा जाता है उनको गेम ऑफ स्किल माना जाता है क्योंकि आपको एक टीम बनानी होती है एक बजट से। इसलिए इन कंपनीज ने ये आर्ग्यू किया है कि आपको स्किल चाहिए पैसे जीतने के लिए, आपको टीम्स और प्लेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी वजह से ये एप्स लीगल हुई है। जबकि अगर हम एप्स जैसे 1x की बात करें तो वो इलीगल है क्योंकि उसमें लक ज्यादा इन्वॉल्व होता है। 2019 में ड्रीम 11 इंडिया की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी और कुछ टाइम बाद MPL एक यूनिकॉर्न बन गई। इनफैक्ट फैंटेसी गेम्स की पॉपुलैरिटी की वजह से अश्नीर ग्रोवर ने भी एक नई स्टार्टअप लॉन्च करी है। ऐसी गेम दूसरे देशों में कई टाइम से पॉपुलर है। ऐसे मुझे याद है कि मैं कॉलेज में फैंटेसी प्रीमियर लीग खेलता था जहाँ हम फ्रेंड्स पॉइंट्स जीतने के लिए बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम बनाने की कोशिश करते थे। वैसा ही कॉन्सेप्ट है ड्रीम 11 का। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था एक्चुअली 2001 में। ESPN इंडिया ने लॉन्च किया था और उस गेम का नाम था सुपर सेलेक्टर। Bring it on. जिसमें भी आप एक टीम सेलेक्ट करते थे, पर इसमें आपको पैसे नहीं मिलते, बस आपको पॉइंट्स मिलते और आपका नेम अनाउंस कर दिया जाता अगर आप पूरे टूर्नामेंट के विनर होते। ड्रीम 11 और MPL जैसी एप्स में एक कैश पूल का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली अगर 100 प्लेयर हैं, सबने 10-10 रुपए डाले तो पूल हो गया 1000 रुपए का, और जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको 500 रुपए, 300 रुपए और 200 रुपए दे दिए जाएंगे। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो विनर्स होंगे उनको पूरा पूल मिल जाएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि ये चीजें भी बैन कर देनी चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि स्पोर्ट्स में जो लोग रिस्क लेते हैं वो रिस्क को ऐसी एप्स में भी ले सकते हैं। वो ये नहीं मानते कि इन एप्स में जीतने के लिए स्किल चाहिए होता है और लक नहीं। उनका मानना ये है कि स्किल बस कम ही प्लेयर्स यूज करते हैं, मोस्ट प्लेयर्स तो लक यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपना पैसा हार जाते हैं। जबकि दूसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि इस गेम में जीतने के लिए स्किल चाहिए होता है और ऐसी चीजों की वजह से फैंस की और पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है अपने स्पोर्ट में, उनका प्लेयर्स और अपने स्पोर्ट के साथ और लगाव हो जाता है। अब एथिक्स के बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं, पर ये क्लियर है कि इंडियन लॉ के हिसाब से ये एप्स लीगल है। पर ये चीज फेयर 1x के बारे में भी क्लियर है कि ये सारी वेबसाइट्स इलीगल है। इनमें से कई कंपनीज प्रोसिक्यूट इसलिए नहीं होती है क्योंकि 1867 की पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑनलाइन और फिजिकल के बीच में कुछ अंतर नहीं बताती, क्योंकि ऑब्वियसली उस जमाने में कुछ इंटरनेट था नहीं और ये कंपनीज इसी लूपहोल को यूज करती हैं अपने आप को लीगल प्रूव करने के लिए। अब आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर आप मुंबई इंडियंस पर सट्टा लगाना चाहते हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग्स पर, इसमें भी स्किल चाहिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि टीम्स कौन सी हैं, कहाँ मैच खेला जा रहा है। पर इंडियन लॉ ये मानता है कि अगर किसी गेम में बस बाइनरी आउटकम है, बाइनरी आउटकम मतलब 2 ही चीजें पॉसिबल है। जब आप सट्टा लगाते हो एक टीम में, या तो आप हारोगे या फिर जीतोगे। जबकि ड्रीम 11 में आप सारा पैसा हार सकते हो, कुछ पैसा जीत सकते हो या बहुत पैसा जीत सकते हो, कई ऑप्शंस होते हैं। इस वजह से उसको गेम ऑफ स्किल मान लिया जाता है। और दूसरी चीज है कि ड्रीम 11 या फिर MPL जैसी चीजों में आपको कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में खेलेगा। जबकि सट्टेबाजी में आपको बस एक ही डिसीजन लेना है, या तो सट्टा लगाना है या फिर नहीं। इसी वजह से इंडियन लॉ की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ऐसी एप्स में लक ज्यादा जरूरी रहता है और स्किल इतना नहीं। तो फिर ये एप्स 1x, फेयर या फिर लोटस 365 ये कैसे ऑपरेट कर रही है इंडिया में, मैं आपको बताता हूँ। इन वेबसाइट्स पर एक प्लेस करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। 1x के केस में इस अकाउंट को बनाने के लिए जो आपको OTP भी मिलता है
वो मैसेज इंग्लिश में नहीं होता बल्कि रशियन में होता है, क्योंकि ये कंपनी ओरिजिनली रशिया से है। फिर आप कई स्पोर्ट्स पर सट्टे लगा सकते हो, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेनिस। मान लीजिए कि आप गुजरात टाइटंस और सीएसके के मैच में एक सट्टा लगाना चाहते हो, तो आपको ऑड्स दी जाएंगी। मान लीजिए कि चेन्नई के जीतने की ऑड्स है 5/4। इसका मतलब है कि अगर आप 4 रुपए लगाओगे कि चेन्नई मैच जीतेगी तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेटिंग वेबसाइट्स एक डिपॉजिट अमाउंट मैच करने की भी कोशिश करती हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि अगर आपने पहले 500 रुपए डाले तो कंपनी भी आपको 500 रुपए दे देगी, जिससे आप 1000 रुपए की स्टार्ट कर सको। और आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। जब जर्नलिस्ट जयदीप वैद्या ने यूपीआई से डिपॉजिट करने की कोशिश करी तो उनको एक रैंडम यूपीआई एड्रेस मिला, इसका कंपनी से कुछ लेना देना था ही नहीं। और उन्होंने कहा कि हर बार जब वो डिपॉजिट करते तो ये यूपीआई एड्रेस चेंज होता रहता। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली ये कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ना इनका कोई यूपीआई एड्रेस है और ना कोई टैक्सेस पे करती हैं। ये इलीगल अकाउंट्स के जरिए पैसे कलेक्ट करती हैं यूपीआई से। तो ये कंपनीज अपना धंधा कैसे चला रही है? ऑफशोर एंटिटीज के जरिए। ऑफशोर एंटिटीज बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो बहुत छोटे छोटे देशों में लोकेटेड होती हैं, जहाँ टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, जैसे माल्टा या फिर कैरिबियन आइलैंड्स में कई छोटे छोटे देश। इन देशों में कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता और बहुत आसान होता है आपके लिए कोई कंपनी रजिस्टर करना। ना आपको अपने फाइनेंसेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं और ना ज्यादा कुछ झंझट होता है, तो आपको खुली छूट है आपको कैसे भी अपना बिजनेस चलाना है। 1x की बात करें तो वो साइप्रस में रजिस्टर्ड है, फेयर कैरिबियन आइलैंड्स में करकाओ आइलैंड में रजिस्टर्ड है। और ये कंपनीज बहुत चालाकी से इंडियन लॉज को यूज करती हैं ऑपरेट करने के लिए। ये सारी कंपनीज यूज कर रही हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कस्टमर्स जीतने के लिए बिना कोई लॉ तोड़े। जैसे आपको ये ऐड याद है? जैसे ये ऐड है जिसमें रणबीर कपूर, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और कियारा अडवाणी सभी फेयर न्यूज को प्रमोट कर रहे थे। पर ये कंपनीज ये नहीं कह रही कि वो बेटिंग वेबसाइट्स हैं, वो कह रही कि वो न्यूज वेबसाइट्स हैं। ये वही तरीका हुआ जो अल्कोहल कंपनीज यूज करती हैं। Men will be men. अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट करना बैंड है, पर सोडा या फिर पानी तो वो बेच सकते हैं। कुछ ब्रांड्स तो बहुत ही चालाक हैं, जैसे डाफा न्यूज एक न्यूज वेबसाइट है जिसको बेटिंग ऐप डाफा ने सेटअप किया था। और उस कंपनी ने कर्नाटका स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, जिससे वो बैंगलोर ओपन स्पॉन्सर करने लग गए। एक और कंपनी है बेटवे। अब इस कंपनी पर फाइन लगा दिया था यूके गैम्बलिंग कमीशन ने, क्योंकि वो गैम्बलिंग बच्चों के बीच में प्रमोट कर रही थी। पर इसके बावजूद वो साउथ अफ्रीकन T20 टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर बन गए। ये वही लीग है जिसमें मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड फ्रेंचाइजेस हैं। तो बेसिकली ये कंपनी साउथ अफ्रीकन लीग को क्यों स्पॉन्सर कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट तो इंडिया में ही धर्म है। ये लीग चाहे चल रही हो साउथ अफ्रीका में, पर कई इंडियन क्रिकेट फैन इसको देख रहे होंगे और जब उनको बेटे दिखेगा, होपफुली वो भी सट्टा लगाने लग जाएंगे। पर इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंपनी सरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती। इस चीज के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी भी दी थी कि टीवी चैनल्स को कंपनी से कोई एड्स नहीं लेने चाहिए, पर इसका कुछ असर पड़ नहीं रहा। इंडियन एक्सप्रेस ने हॉटस्टार, सोनी लाइव और युवराज सिंह से पूछने की कोशिश करी कि वो ऐसी इलीगल कंपनीज के साथ क्यों काम कर रहे हैं, पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। ये कंपनीज ऑनलाइन एड्स ही नहीं बल्कि ऑफलाइन एड्स भी करने लग जाती हैं, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है इंडियन कंज्यूमर को। ऐसे गैम्बलिंग वेबसाइट्स बैंड हैं इंडिया की आईटी एक्ट के जरिए। गैम्बलिंग के अलावा इनमें से कुछ कंपनीज ऐसे फीचर्स भी देती है जिसको हम गेम ऑफ स्किल भी मान सकते हैं। पर कुछ कंपनीज बस गैम्बलिंग ही नहीं करवाती, उनकी ऐप में कई लीगल फीचर्स भी होते हैं, जिससे सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि गैम्बलिंग ऐप है भी या नहीं। जैसे फेयर की ऐप गैम्बलिंग भी करवाती है जो इलीगल है इंडिया में, और फैंटेसी स्पोर्ट्स भी खिलाती है जो लीगल है। इस पर ज्यादा एक्शन होता नहीं है। कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज वेबसाइट को बैन नहीं करती। फिर दूसरी चीज है कि गेमिंग और गैम्बलिंग सेंट्रल सरकार के अंडर नहीं आता, बल्कि स्टेट सरकारों के अंडर आता है। और स्टेट और सेंट्रल सरकार एक दूसरे की तरफ ही देखती रहती है और ज्यादा कुछ करती नहीं है। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रम्मी बैन करने की कोशिश करी, पर गवर्नर ने कहा कि स्टेट असेंबली के पास पावर नहीं है इस चीज के बारे में एक लॉ बनाने के लिए। Now the governor has sent it back saying the government does not have legislative competence to pass this bill. इसी वजह से ऐसी स्पोर्ट्स वेबसाइट्स अभी भी ऑपरेट कर रही हैं इंडिया में।
शशांक शेखर रायाप्रोलु जो एक लॉयर है, उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट्स मानती है कि इंडियन सरकार उनके बारे में कुछ करेंगी नहीं। वो कहते हैं कि ये पुरान वेबसाइट्स की तरह हैं जो इंडिया से ऑपरेट नहीं करती, पर उनके कई यूजर्स इंडिया में जरूर है। इसके अलावा ये कंपनीज कहती है कि ये देखना कि वो लीगल है या नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यूजर्स को देखना चाहिए। जैसे अगर आप फेयर की वेबसाइट पे जाओगे तो वो कहते हैं कि लीगैलिटी ऑफ डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। अगर आप बाय बुक की वेबसाइट पर जाओगे आपको एक मैसेज दिखेगा कि अगर आप तेलंगाना, उड़ीसा, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड से हो, प्लीज लीव द वेबसाइट इमीडिएटली। अब ये वेबसाइट ने इन स्टेट्स के नाम क्यों लिए? शायद इस वजह से क्योंकि ये सरकारें अपने लॉज ऐसी कंपनीज के खिलाफ ज्यादा अग्रेसिव है। In Telangana, this is banned. इसका मतलब है कि आप अगर यूजर हो तो आप देखो कि लीगल है या फिर नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारी। अब इंडिया में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि का क्या अंजाम होता है, पर अमेरिका और जैसे दूसरे देशों में जहाँ गैम्बलिंग और लीगल है उस पर बहुत रिसर्च हुई है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल ने बताया कि 37-year-old स्टीवन डेलनी को ऑनलाइन स्पोर्ट्स की लत लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। ये प्रॉब्लम इतनी बुरी है कि करीब 2% अमेरिकन्स गैम्बलिंग से एडिक्टेड हैं। पिछले साल तमिलनाडु में एक 39 साल की महिला ने जान ले ली थी क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी सारी सेविंग्स जो उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की फीस के लिए जमा करी थी उसको एक ऑनलाइन रम्मी गेम में खो डाला। एक और इंसिडेंट में हैदराबाद में एक महिला शॉक में पड़ गई जब उनको पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए गायब है। कहाँ गए थे ये पैसे? उनके बेटे ने गैम्बलिंग ऐप पे लगा दिए। वो बेटा पहले 10,000 रुपए हारा, फिर ये रुपए जीतने के लिए और पैसे लगाए, उनको भी हारा और हारते चले गया जब तक उसने 36 लाख रुपए खर्च नहीं करे। स्टडीज ने ये भी दिखाया कि की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में पड़ जाते हैं और इस बिहेवियर की वजह से वो अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में भी बड़े बड़े रिस्क लेने लग जाते हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होता और हमें बस 2 चीज ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि ये वेबसाइट्स कह रही हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके देश में ये चीज करना लीगल है या फिर नहीं, पर दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि बहुत क्लियर है कि ये सब चीजें इलीगल है, पर इसके बावजूद ये कंपनीज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट्स निकाल पा रही हैं और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट्स में ये एड्स प्ले कर पा रही हैं। क्या बताता है ये हमारे सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो जरूरी लगा और अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी सतर्क रहें। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं बॉलीवुड गानों के बारे में कि बॉलीवुड गानों की क्वालिटी कम क्यों हो रही है, तो उसको जरूर देखना। और मूवी क्विक को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।